जब नसीब का थप्पड़ पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तो था ही बदबख्त। सच कहा था किसी ने कि इंसान जो कुछ करता है उसका फल दुनिया में ही पाता है। अपना किया अपने आगे किसी न किसी सूरत में जरूर आता है। मैं दबे पांव दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुआ। शुक्र हुआ कि बरामदे का बल्ब बुझा हुआ था। मैंने यूं ही आराम से बगैर आवाज के दरवाजा बंद किया था और आराम आराम से कदम उठाता बरामदे में एक तरफ बने हुए बाथरूम में चला गया था। बाथरूम में दाखिल होते ही मैंने सुकून भरी सांस ली थी। अब मुझे कोई डर न था। थोड़ी देर के बाद बाथरूम से निकलकर मैं अपने कमरे में आ गया, जहां मेरी पत्नी सुकून की नींद सो रही थी। मैंने तंज भरी नजरों से उसकी तरफ देखा था और फिर उसकी बेवकूफी पर सर झटका था। रात के 3 बज रहे थे। मेरी पत्नी इतनी गहरी नींद सोती थी कि उसको पता ही नहीं चलता था कि उसका पति रात रात भर घर से बाहर होता है। वैसे अच्छा ही था, उसकी ये बेहोशी की नींद मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई थी, वरना शुरू दिनों में तो मैं बहुत परेशान हो गया था कि इसके होते हुए मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगा। मैं तो इसको बेहोशी की दवा देने का सोच रहा था, लेकिन जल्दी मुझ पर यह हकीकत खुल गई कि इसको किसी भी दवा की जरूरत नहीं थी। ये तो मुर्दों से भी शर्त लगाकर सोती थी। सुबह भी 4 से 5 बार आवाज देकर जगाना पड़ता था, तब जाकर कहीं उसकी आंखें खुलती थी। ये तो मुझे अपनी माँ और बाबा का डर था कि मैं इस वक्त घर आ जाता था, वरना अगर हम अकेले रहते होते तो मैं पूरे यकीन से कह सकता था कि मैं अगर पूरी रात बाहर गुजारने के बाद सुबह के वक्त आकर इसको जगाता तो भी इसको खबर ना होती कि मैं रात में कहाँ था। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही थी। मैं अपनी जगह पर लेटा और कुछ ही देर में नींद की गहरी वादियों में उतरता चला गया। अगले दिन मेरी आंख अजीब सा शोर सुनकर खुली थी। नींद उतरी तो समझ आई कि अजीब तो कुछ न था, ये तो रोज का काम था। बाबा अपना गुस्सा माँ पर उतारते और माँ मेरी पत्नी को आड़े हाथों ले लेती, क्योंकि झगड़े का कारण सिर्फ मैं था। बाबा चाहते थे कि मैं सुबह सवेरे 6 बजे दुकान खोला करूं, जबकि सारी रात जागने के बाद मेरी लाख कोशिशों के बावजूद 10 बजे से पहले आंख नहीं खुलती थी। बाबा माँ को डांटते कि इसे वक्त पर उठाकर काम पर भेजा करो ताकि रूटीन पकड़े, और माँ आगे से मेरी पत्नी पर सारी जिम्मेदारी डाल देती और बीच में माँ के गुस्से की वजह उसकी नींद भी होती। माँ उसको कहती कि कितनी बार कहा है कि वक्त से सो जाया करो और वक्त पर जागा करो, खुद भी तुम दिन चढ़े तक सोई रहती हो। मेरा बेटा कैसे जागे? फिर ये तो तुम्हारा काम है कि पति को वक्त पर उठाना, नाश्ता बनाकर देना और फिर काम पर भेजना, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। अब कल से मैं ना देखूं कि तुम आधे दिन तक सोई पड़ी हो या इसने जल्दी जाकर दुकान ना खोली, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। अभी माँ उसको कुछ और कहती जब मैंने जाकर माँ को गले से लगा लिया और माँ को सुकून में करके पत्नी को नाश्ता लगाने का कहा। वो जो माँ की डांट सुनते हुए सहम कर खड़ी थी, फौरन से किचन में भाग गई। मैंने रोज की तरह माँ से वादा किया कि मैं कल से जल्दी जाऊंगा। माँ हर दिन की तरह बहल गई थी, मगर खुद मुझे दूर दूर तक ऐसा कोई दिन नजर नहीं आ रहा था जिस दिन मैं 6 बजे जाकर दुकान खोलता। खैर, माँ को बहलाना ही था। मैं कमरे में आया और अलमारी से कपड़े लेकर नहाने चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो मेरी पत्नी मेरा नाश्ता लगा चुकी थी और खुद एक तरफ हाथ बांधे और नजरें झुकाए खड़ी थी। ये मेरा ही कमाल था कि वो मुझसे जुबान लड़ाना तो दूर, मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी ना करती थी। मैंने शुरू दिन से उसको दबाकर रखा हुआ था और पहले दिन ही अच्छी तरह समझा दिया था कि मेरे सामने जुबान चलाई या ज्यादा सर पर चढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें घर से निकालने में लम्हा भी नहीं लगाऊंगा। इसी बात का असर था कि शादी के 6 महीने गुजर जाने के बाद भी वो मुझसे बात करने में झिझकती थी। मैंने उसे देखते हुए दिल ही दिल में खुद को दाद दी थी, वरना जब जब मैं अपने यारों को देखता था जो अपनी पत्नी के नीचे लगे हुए थे, उनको देख देख कर मुझे गुस्सा आता था। मेरी नज़र में तो ऐसा मर्द मर्द कहलाने के लायक ही नहीं था जिसकी पत्नी उसके कंट्रोल में ना हो। खैर, मैंने नाश्ता किया और दुकान जाने के लिए घर से निकल आया। 11:45 के करीब होने वाले थे। अगर अभी मैं दुकान पर ना पहुंचता तो बाबा मुझे और ज्यादा सुनाते। मैं दुकान खोलकर बैठ गया। ग्राहक आना शुरू हो गए थे, बस इक्का दुग्गा लोग ही थे। दोपहर को दुकानदारी कमी होती है। दुकानदारी का बेहतरीन वक्त सुबह और शाम को है, इसलिए बाबा भी सुबह दुकान खोलने पर जोर देते थे। मगर मैं अब उनको कैसे बताता कि मैं सुबह सवेरे क्यों नहीं जाग सकता। दोपहर का खाना मैं दिन में 2 या 2:30 बजे दुकान पर ही खा लिया करता था। पास ही दूध की दुकान थी और कुछ फासले पर होटल भी था, वहीं से दही रोटियां और अचार ले लिया करता था। आज भी मैं जब रोटियां लेकर वापस आया था, दुकान के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी।
उसके जिस्म पर फटे पुराने से कपड़े थे और पाँव में टूटी हुई चप्पल थी। मैंने हीनता भरी नजरों से उसे देखा था। उसने चेहरे को दुपट्टे से ढांप रखा था, मगर इसके बावजूद वो चादर को मुंह पर रखे मुंह को छुपा रही थी और साथ ही साथ मुड़ मुड़ कर चारों तरफ देख रही थी। मैंने खाना एक तरफ रखा और उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो उसकी इंतहाई मरियल सी आवाज सुनाई दी। वो 5 किलो आटा लेने आई थी। मैंने एक बार फिर सर से पैरों तक उसका जायजा लिया और फिर उसको आटा तौल कर दिया। उसने अपने हाथ में मौजूद 150 के तुड़े मुड़े नोट काउंटर पर फेंके और फिर जल्दी से आटा उठाकर भाग गई। मैंने फौरन से नोट खोलकर देखे कि कहीं ये मुझे बेवकूफ तो नहीं बना गई। नोटों की हालत मरियल सी थी, मगर थे असली ही। मैंने वो उठाकर गले में डाले और फिर खाना खाने बैठ गया। मैंने रात को 8 बजे के करीब दुकान बंद कर दी। ग्राहक नहीं आ रहे थे और दूसरा मुझे नींद भी आई हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर जाकर खाना खाकर जल्दी सो जाऊंगा और फिर बाहर जाने के वक्त तक मेरी नींद पूरी हो जाएगी। अपनी सोच पर काम करता मैं कुछ ही देर में घर पहुंच चुका था। मैंने खाना खाया और जाकर सोने के लिए लेट गया, जबकि बाकी सब अभी बाहर ही बैठे थे। उन सब ने 10 बजे सोना था और जैसा मैंने सोचा था ऐसा ही हुआ। मेरी आंख मेरी मोबाइल पर होने वाली वाइब्रेशन से खुली थी। घड़ी पर वक्त देखा तो 12:15 बज रहे थे। फोन पर बार बार मेरे दोस्त की कॉल आ रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो एक तरफ मेरी पत्नी सो रही थी। मैं कमरे से बाहर निकल आया। अब मैं अपने माँ और बाबा को देखकर तसल्ली करना चाहता था कि क्या वो भी सो गए हैं या नहीं। अपनी तरफ से संतुष्ट होकर मैं कमरे में आया, फिर वहां से अपनी चादर उठाई और बिना आवाज किए घर से निकल गया। मेरे दोस्त मेरे ही इंतजार में थे। कुछ ही देर बाद हम अपनी तय जगह पहुंच चुके थे और सब बैठकर अपने अपने किस्से सुना रहे थे कि वो अपनी अपनी पत्नियों से कैसे बचकर आए हैं और उनको कैसे चकमा देकर निकले हैं। एक दो ने तो अपनी पत्नियों को नींद की गोलियां तक देना शुरू कर दी थी। मैं इस सब मामले में गर्दन अकड़ाकर बैठा हुआ था, क्योंकि उन सब के बीच मैं अकेला ही था जिसको ना किसी बहाने की जरूरत पड़ती थी और ना ही कोई चकमा देने की। मेरी पत्नी थी ही बेवकूफ। उसके दिमाग में तो कभी ये बात आई भी ना होगी कि मैं रातों को घर से बाहर रहता हूँ। मैं मजे से दोस्तों के बीच बैठा अपनी पत्नी का मजाक उड़ा रहा था और सबको उसकी कमअकली और बेवकूफ़ी के किस्से सुना रहा था, ये जाने बगैर कि यहाँ बैठकर मैं किसको बेवकूफ कह रहा था, वो किस कदर समझदार थी और किस कदर अकल रखती थी। इसका अंदाजा मुझे जल्दी हो गया जब रात बाहर गुजारने के बाद मैं हर रोज की तरह रात 4 बजे घर पहुंचा। मेरा नाम राजवीर है। मेरी उम्र 35 साल है। मेरा संबंध एक ठीक ठाक इलाके से है। मेरे बाबा सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ घरेलू औरत थी। मेरी माँ और बाबा की शादी बड़ों की मर्जी से हुई थी, जो अब तक बड़ी कामयाबी से चल रही थी। वो खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरा जन्म उनकी शादी के 2 साल बाद हुआ। मेरे आने ने माँ और बाबा की खुशियों को 4 चांद लगा दिए थे। सब मेरी बलाएं लेते ना थकते थे। मैं बहुत खूबसूरत था और माँ और बाबा की पहली औलाद भी, तो माँ बाबा मेरे नखरे उठाते ना थकते थे। बाबा गर्व से मुझे सबसे परिचित करवाते कि मैं उनका बाजू हूँ, उनके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। वही माँ भी मुझसे ढेरों उम्मीदें लगाए बैठी थी, मगर काश कि उनको खबर होती कि मैं उनके बुढ़ापे में कैसे उनके सरों पर मिट्टी डालूंगा, कैसे उनके नाम को डुबो दूंगा, तो पैदा होते साथ ही मेरा गला घोंटकर मुझे मार देते। मगर उनको तो अंदाजा भी नहीं था कि जिसको वो अपना गर्व कह रहे थे वही बुढ़ापे में उनका नाम डुबो देगा और सारे जमाने के सामने उनको अपमानित कर देगा। मैं एक बुद्धिमान और लायक बच्चा था। स्कूल में हमेशा फर्स्ट पोजीशन के नंबरों से पास होता था। मेरे 3 साल बाद मेरी बहन की विदाई हुई थी, जिसका नाम माँ ने मालती रखा था। मैं और मेरी बहन 10वीं तक बाबा वाले स्कूल में ही पढ़े थे। मैं बहुत सख्त और गैरतमंद था। स्कूल में तो चलो मैं और बाबा दोनों ही होते थे, मगर कॉलेज घर से काफी दूर था, इसलिए मैंने मालती की जिद के बावजूद उसका कॉलेज में दाखिला नहीं करवाया। मैं खुद जिस कॉलेज में पढ़ता था वो सिर्फ लड़कों का कॉलेज था। यूं मैंने घर में पहला फैसला किया और सबको वो फैसला मानना पड़ा। मेरा तो सीना ही चौड़ा हो गया था। मुझे कॉलेज जाते 4 साल हो गए थे। इस बीच मैं जिन लड़कों की संगत में बैठता रहा था मैं भी उनके जैसा ही हो गया था। मालती प्राइवेट पढ़ रही थी। मैं सुबह सवेरे घर से जाता, कॉलेज के नाम पर सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दियां करता और रात होने से कुछ देर पहले घर में दाखिल होता। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरा कॉलेज में आखिरी साल चल रहा था। मैंने बाबा से जिद करके मैट्रिक के बाद ही मोबाइल फोन ले लिया था। मेरी पूरी रात मोबाइल फोन पर लड़कियों से गप्पे लड़ाने में ही गुजरती थी। यही मेरे दोस्तों का और मेरा खासा बन चुका था। मोहल्ले से निकलते ही हम लोग शर्म के कपड़े उतार कर फेंक देते थे
और हर आने जाने वाली लड़की पर लाइन मारते। कुछ तो बेचारी डरकर रास्ते ही बदल देती और कुछ हमारी तरह की होती थी जो दोस्तियां लगाने में गर्व महसूस करती थी। हम लड़कों को भी जैसे और कोई काम ही नहीं था, बस लड़कियां सेट करनी और दूसरों के आगे डींगे मारनी कि मेरी इतनी लड़कियों से दोस्ती है, इतनी मेरे साथ सेट है। कुछ बेचारी मासूम होती, उनको हम आए दिन किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल करते रहते। अपनी तरफ से हम कोई कसर नहीं छोड़ते थे, मगर हम नहीं जानते थे कि हम किस दलदल में घुसते चले जा रहे हैं जिससे बाहर निकलने का कोई चारा नहीं। एक दिन आदत से मजबूर मैं यूं ही रात में मोबाइल पर बिजी था जब मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई। इतनी रात को उसकी कॉल देखकर मुझे परेशानी हुई थी कि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि यूं आधी रात को उसने कॉल की हो। खैर, मैंने परेशानी में कॉल उठाकर फोन कान से लगा लिया तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि जल्दी से घर से बाहर आओ, कहीं जाना है। मैं एकदम घबरा गया। दिन में जो भी था, मैं रात में यूं कभी घर से बाहर न गया था। मैंने मना करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से मुझे हंसने की आवाज सुनाई दी। मेरे दोस्त मुझे मम्मी, डैडी और बर्गर बच्चा कह रहे थे। अब बात मेरी इज्जत की आ गई थी। अगर मैं ना जाता तो वो सब यूं ही सारी जिंदगी मेरा मजाक उड़ाते रहते। तभी मैंने बाहर जाने का फैसला किया, जो कि देखने में तो ठीक था, मगर मैं इस बात से बेखबर था कि उन दोस्तों के साथ जाकर मैंने जो नाक ऊंची करनी थी, एक वक्त में वही नाक मुझसे जमीन पर रगड़ाई जानी थी, मगर मैं इस बात से बेखबर था। खैर, जल्दी से तैयार हुआ और एक नजर पूरे घर पर डाली, फिर दबे पांव घर से बाहर जाने लगा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे और माथे पर मारे खौफ के पसीना चमकने लगा था कि अगर इस वक्त मुझे माँ और बाबा ने बाहर जाते देख लिया तो मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मगर फिर खुद को मजबूत बनाते दरवाजा खोलते मैं घर की दहलीज पार कर गया था, जहाँ कुछ ही दूर मेरे दोस्त खड़े थे। मैं सीधा उनके पास गया था, मगर उनके पास पहुंचने से पहले अपने माथे से पसीना साफ करना नहीं भूला था। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि इस वक्त आधी रात को उनको किस पागल कुत्ते ने काट लिया है जो वो यूं गर्म बिस्तर छोड़कर इस सर्दी में खड़े हैं। तो मेरे दोस्त कहा लगाकर हंस दिए, फिर बोले, फिक्र न करो, जहां हम जा रहे हैं वहां का माहौल भी गर्म है, तुम्हें गर्म बिस्तर छोड़ने का अफसोस नहीं रहेगा। खैर, हम सब गाड़ी में बैठे और चुनी गई जगह की तरफ चल पड़े। तकरीबन आधे घंटे की यात्रा के बाद गाड़ी एक डेरे या दूसरी जुबान में फार्म हाउस कह ले तो उसके सामने रुकी और मैं गाड़ी से उतरकर दोस्तों के साथ अंदर जाने लगा। मेरा जमीर बार बार मुझे चीख चीख कर अंदर जाने से रोक रहा था, मगर मैंने अपने जमीर की आवाज को पीठ पीछे डाल दिया और अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा मेरी आंखें हैरत से फटने वाली हो गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। हॉल में बाकायदा नाच गाने और सुरूर की महफिलें सजी हुई थी। 3 लड़कियां अधखुले कपड़े पहने हॉल में चलते म्यूजिक की आवाज सुनकर थिरकने में बिजी थी। यहाँ भी मेरे जमीर ने मुझे झिंझोड़ा था, मगर मैंने ना सुनी और एक तरफ जाकर बैठ गया। वहीं बैठे बैठे मैंने सिगरेट सुलगाई और कस लगाने लगा। सिगरेट मैंने गैलरी में ही शुरू कर दी थी। मेरे दोस्त भी सिगरेट फूंकते नाच गाने में बिजी थे, मगर वो साथ ही साथ छेड़खानियां भी कर रहे थे। ये मेरा नाच गानों की महफिलों का पहला तजुर्बा था। मैं ज्यादा देर वहां ना बैठ सका था। मुझे घर की फिक्र खाई जा रही थी और अजीब सी बेचैनी थी। इसी बेचैनी को दूर करने के लिए मैं 1 घंटे बाद अपने घर में मौजूद था। घर में दाखिल होते ही एक सर्द हवा का झोंका जैसे ही जिस्म से टकराया, मुझे एकदम से सुकून सा आ गया। मैंने खुद से वादा कर लिया कि अब दोबारा वहां नहीं जाऊंगा, मगर अगले ही दिन मैं फिर से अपने वादे से मुकर चुका था। वक्त के साथ साथ मेरा डर कम होता चला गया था। अब मैं बगैर किसी के बुलाने के वहां चला जाया करता था। वहां कुछ हसीनाएं तो अपनी मर्जी से आती थी, जबकि कुछ जो मजबूर, यतीम, लाचार और बेबस होती थी। मैं और मेरा दोस्त उनकी बेबसी और लाचारी का खूब फायदा उठाते थे। बात सिर्फ सिगरेट तक ना रही थी, बल्कि हम लोग तो अब बाकायदा पाउडर इस्तेमाल करने लगे थे। नशे की बुरी लत ने हमारी हालत चंद ही दिनों में खराब कर दी थी। मेरी पढ़ाई पूरी हुए भी 2 साल का वक्त गुजर चुका था, मगर अभी तक मुझे कोई अच्छी खासी नौकरी ना मिली थी। इसकी एक वजह शायद ये भी थी कि मैं कोई नौकरी करना ही नहीं चाहता था। कुछ समय बाद मैंने किराना स्टोर खोल लिया था, क्योंकि घर में बाबा लगातार नौकरी के लिए जोर दे रहे थे। तो उनसे बचाव के लिए मैं दुकान खोलकर बैठ गया कि चलो नाम का ही सही, बिजनेस तो था। उन्हीं दिनों घर में बहन के रिश्ते आने लगे। जब माँ ने बहन के मामले में मेरी राय लेनी चाहिए तो मुझे खुद पर बहुत गर्व हुआ। यूं जल्द ही एक जगह मेरी बहन की बात पक्की कर दी गई। उसके साथ ही न जाने बाबा को क्या सूझी कि उन्होंने मेरा रिश्ता भी एक जगह तय कर दिया। मुझे इस बार बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि बाबा ने इस बार मुझसे मेरी कोई राय ना ली थी। मैंने बहुत शोर मचाया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। शादी का मतलब था मुझसे मेरी आजादी का छिन जाना। शादियों का अंजाम मेरे सामने था। मेरे कुछ दोस्त पक्के जोरू के गुलाम बने हुए थे।
शादी से पहले जो बेफिक्री से हर तरफ आते जाते थे, हर बात में अपनी मर्जी करते थे, अब वो पूरी तरह से अपनी बीवियों के गुलाम बन चुके थे। बस इसी वजह से मैं शादी के नाम से भी खिलाफ था, मगर बाबा के सामने मेरा कोई दाव न चला था। यूं मेरी बहन की शादी से महीना पहले मेरी शादी कर दी गई। एक हफ्ते तक मेरी रूटीन बहुत डिस्टर्ब रही थी, मगर उसके बाद मैं अपनी पत्नी की तरफ से बेफिक्र हो गया कि वो काफ़ी आज्ञाकारी थी। मैंने उसे सिर्फ एक बार समझाया था कि मुझे फिजूल बोलने वाली और सवाल पूछने वाली औरतों से नफरत है, इसलिए मेरे सामने अपना मुंह बंद ही रखें, और वो सीधी सादी एक ही बार में मेरे रोब के नीचे दब गई थी। ये कोई मेरी शादी के 10 दिन बाद की बात है। मेरी पत्नी मायके गई हुई थी। मैं सुबह सोकर उठा। हाथ मुंह धोने के बाद मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे नाश्ता कमरे में ही ला दो। कुछ ही देर बाद मेरी बहन नाश्ता लेकर कमरे में आ गई थी। मैं नाश्ता करने लगा जबकि वो मेरे पास बैठ गई। मैंने सवाल भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और पूछा, कोई काम है? तो वो इधर उधर देखने लगी और फिर आखिर हिम्मत करके बोल ही पड़ी। उसकी बात सुनने के बाद एक पल लगा था मेरा पारा आसमान तक पहुंचने में। मैं उसको शक भरी नजरों से देखने लगा। मुझे उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। शादी में 20 दिन रह गए थे और वो शादी करने से इनकार कर रही थी। मैंने बहुत गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही हो? तो वो रोने लगी और कहने लगी कि भैया प्लीज बाबा को कहो कि उन लोगों को मना कर दे, मैं वहां शादी नहीं करना चाहती। मैंने अपनी बहन की बात सुनकर लगातार कई थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिए थे, और फिर जो शादी 20 दिन बाद होनी थी वो मैंने 1 हफ्ते के अंदर करवा कर उसको विदा कर दिया। वो बहुत रोती रही थी। उसने मेरी मिन्नतें की, मुझे वास्ते देती रही, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। विदाई से पहले उसने जो बात कही, उसने घर की पूरी छत मेरे सर पर गिरा दी। मैं अपनी तरफ से अपने राज और हरकतें सबसे छुपाए हुए था, मगर मेरी बहन मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। उसने मुझे कहा कि भाई तुमने जो मेरे साथ किया सो किया, मगर भाभी के साथ ऐसा ना करो। भाभी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, उसको धोखा मत दो और बाज आ जाओ। जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है, ये सब सही नहीं है। क्यों गरीबों की आह ले रहे हो? उसकी बात सुनकर एक लम्हे को मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हुई थी, मगर ये सब एक ही लम्हे की थी। मैं जो सबके सामने संस्कारी और इज्जतदार बना हुआ था, उस चरित्र का खोखलापन मेरी बहन पर जाहिर हो गया था। मगर अब उसने कौन सा इस घर में रहना था? मैंने उसकी बात को बातों बातों में ही उड़ा दिया था। मैं शराब और नशे की लत में लगकर अब हर गंदे काम करने लगा था। भगवान ने मुझे नेक और खूबसूरत पत्नी दी हुई थी, मगर इसके बावजूद मैं बाहर गंद में मुंह मारता फिरता था, क्योंकि मुझे गंद में रहने की लत लग चुकी थी। अब तो हम दोस्त अपनी हवस के लिए लड़कियों को अगवा भी करने लगे थे, फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते, और वो मारे डर के किसी को कुछ भी ना बताती थी, मगर श्राप जरूर देती थी कि ऊपर वाला तुम्हारा किया तुम्हारे आगे लाए, तुम्हारे साथ ये हो, तुम्हारे साथ वो हो। मगर हम जैसे शैतानों पर उनकी बद्दुआएं क्या असर कर सकती थी? मगर कहते हैं ना कि जब किसी के दिल से आह निकलती है तो आसमान तक कांप उठता है। वो आह निकल चुकी थी। हमारे पापों के गड्ढे भी भर चुके थे। अब हमारे हिसाब किताब का वक्त आ गया था। उस रात जब मैं दोस्तों के बीच बैठा अपनी पत्नी की बुराइयां करने के बाद घर में दाखिल हुआ, तो किसी अजीब सी चीज का एहसास हुआ, और वो ये था कि आज मेरी पत्नी जाग रही थी। न सिर्फ जाग रही थी बल्कि मुझे देखते ही आकर मेरे कदमों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि ये सब कुछ छोड़ दो, गंद भरे पापी रास्ते पर मत चलो। तुम मुझसे खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें खुश करने की भरपूर कोशिश करूंगी, मगर यूं पाप मत करो। किसी को पता चल गया तो कोई क्या कहेगा? उसने आज पहली बार मेरे सामने जुबान खोली थी और उसकी बातों से पता चल रहा था कि वो पहले से सब कुछ जानती है। मेरा एकदम दिमाग घूम गया। मैंने तुरंत दरवाजा लॉक किया और उसे बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। वो मेरी मिन्नतें करती रही, मगर मुझे उस पर तरस न आया। मैं तब तक उसे मारता रहा जब तक मेरा गुस्सा नहीं उतरा, ये जाने बगैर कि वो वजूद जो कब से मेरे जुल्मों का निशाना बने दुनिया से मुंह मोड़ चुका है। मैं उसको यूं ही छोड़े सो गया। सुबह आँख खुली तो देखा कि वो अब तक रात वाली जगह पर पड़ी हुई थी। मैंने गुस्से से उसे उठाकर खड़ा किया, मगर वो अगले ही लम्हे जमीन पर गिर गई। मैंने फौरन से उसकी नब्ज चेक की। उसका सर्द पड़ा हुआ वजूद मुझे उसकी मौत की खबर दे चुका था। मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांका। बाबा स्कूल चले गए थे, माँ भी शायद पड़ोस में गई थी। मैंने मौका सही जाना और घर के आंगन में ही एक तरफ गड्ढा खोदकर अपनी पत्नी को गाड़ दिया और फिर आकर सुकून से नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर बाद माँ घर आ गई। उसने बहू का पूछा तो मैंने मक्कारी से कह दिया कि उसकी माँ की सेहत खराब थी इसलिए अपने घर गई है। माँ को उसके अकेले जाने पर हैरानगी हुई थी। तभी मैंने कहा कि मैंने खुद रिक्शे पर बैठाया है, वो चली गई होगी। मैं नाश्ता करके दुकान पर आ गया। मैं पहले जितना ही सुकून से था,
क्योंकि मेरा ज़मीर मर चुका था। इतना कि मैं शराबी और कातिल होने के बावजूद भी आराम और सुकून से घूम रहा था। मुझे किसी किस्म का दुख, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। और तो और जब 2 दिन के बाद भी मेरी पत्नी घर न आई तो मैंने बाबा और माँ के सामने नाटक करना शुरू कर दिया और उसके घर कॉल करके उसके बारे में पूछा। उनका जवाब मेरी सोच के मुताबिक आया था कि वो तो यहाँ आई ही नहीं। बस फिर क्या था, मैंने कहानी पहले से ही तैयार कर रखी थी। मैंने अपनी तरफ से उसकी सारी तरफ तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो जिंदा होती तो मिलती ना। मैंने सबके सामने यही जाहिर किया कि वो किसी के साथ भाग गई है और दोबारा इस घर में उसका नाम ना लिया जाए। यूं कुछ ही दिनों में मामला ठप हो गया और मैं रोजाना के हालात में आ गया। उस दिन भी वो गरीब लड़की आटा लेने आई। मैं गौर से उसका जायजा ले रहा था। वह हर तीसरे या चौथे दिन आटा लेने आती थी। यूं ही एक दिन जाने मुझे क्या सूझी कि जब वो दुकान पर आई तो मैंने उसके कान में कहा कि अगर 50 किलो मुफ्त आटा चाहिए तो मेरे साथ एक रात गुजारो। रात को 12 बजे दुकान पर आ जाना। मैंने अपनी तरफ से सोचा था कि शरीफ लड़की है, मना कर देगी, उससे जान छूट जाएगी। आटे के साथ वो छोटी मोटी चीजें उधार लेकर जाती रहती थी, जिसका बिल 2500 रुपयों से ऊपर हो गया था। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, मगर उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। वो रात में आने के लिए रजामंद हो गई थी। मैंने आधी रात में उसे दुकान पर आने का कहा और उसके जाने के बाद अपने दोस्तों को भी नए शिकार के बारे में बता दिया। वो भी रात को दुकान पर आ गए थे। रात को ठीक 12 बजे वो लड़की दुकान पर आई। मैंने उसके अंदर आते ही दुकान का शटर बंद कर दिया था। वो लड़की 4 लड़कों को देखकर भी जर्रा बराबर न घबराई थी और अजीब सी नजरों से हम चारों को देख रही थी। उसकी हिम्मत नाकाबिले यकीन थी, मगर जैसे ही उसने अपने चेहरे से दुपट्टा उतारा तो मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी। मेरे दोस्त हवस भरी नजरों से सामने खड़ी लड़की को देख रहे थे, जबकि मैं तो मारे शर्मिंदगी के नजरें उठाने के काबिल भी ना रहा था। इतनी ही देर में दुकान का शटर खुला और आने वाले सदस्यों को देखकर हमारे पसीने छूट गए। सामने ही मेरी माँ बाबा के साथ मेरे दोस्तों के माँ बाप और पत्नियां भी थी। सामने खड़ी लड़की को देखकर मेरे दिमाग में उन लड़कियों की बद्दुआएं गूंजने लगी कि एक दिन आएगा कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब तुम्हारे आगे आएगा। और आज वो दिन आ गया था। वो गरीब लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी बहन थी। हम अपने माँ बाप के सामने नजरें उठाने के काबिल ना रहे थे। मेरी बहन ने कहा कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम भाभी के साथ भी गलत करते रहे और उधर मेरा पति भी तुम्हारा ही पालतू निकला। वो भी यूं ही बाहर मुंह मारने का आदी था। अगर कभी मैं घर पर बताने की कहती तो वो मुझे वही धमकी देता जो तुम भाभी को देते थे कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो तुम उसे घर से निकाल दोगे। वही मुझे रोज मारपीट कर तुम्हारी दुकान पर भेजता के सौदा ले आओ, क्योंकि खुद वो कोई काम नहीं करता था। इसलिए तुम्हें मना करती थी कि ना लो किसी की बद्दुआ, मगर तुमने आज देख लिया अंजाम। इतने में पुलिस आई और मुझ समेत मेरे दोस्तों को कैद करके ले गई। मेरे दोस्तों को 5-5 साल की कैद हुई, जबकि घर से पत्नी की लाश मिल जाने के बाद मेरा कत्ल का जुर्म साबित हो चुका था। मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तब से अब तक मैं जेल में हूँ। मेरी सजा के 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इससे बड़ी और तकलीफ देह सजा वो है जो मुझे घर वालों ने दी है। मैंने माँ बाबा और अपनी बहन के कदमों में अपना नाक तक रगड़ लिया था, मगर उन्होंने मुझे माफ ना किया था। करते भी कैसे? मेरी वजह से मैंने उनको किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। बहन की तलाक हो गई थी और मेरे घर वाले शहर बदलने पर मजबूर हो गए थे। मैं रोज भगवान से अपने पापों की माफी मांगता हूँ। काश के परमात्मा मुझे माफ कर दे, और यही उम्मीद मुझे अपने घर वालों से है। न जाने वो मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।